THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। Hello students, myself Naveen Verma. Welcome back to your channel on THI Education. तो मैं आज आपके लिए THI Education की तरफ से यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो कि 12th क्लास का टॉपिक है वो है विलियन। तो आज मैं आपके सामने बच्चों लेकर आया हूं विलियन। यूपी बोर्ड वालों, इस बार बोर्ड का टॉपिक पढ़ा रहा हूं यूपी बोर्ड के लिए। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर में डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं विलियन से, जबकि आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, दूसरा रासायनिक बल गतिकी। तो इसको मैं ना पढ़ाते हुए जो सबसे सिंपल चैप्टर है विलियन, इसके बाद भी और इसके बाद वाले जो लेक्चर आएंगे उसमें मैं आप लोग को ठोस अवस्था या रासायनिक बल गतिकी आप कमेंट में बताएंगे तो मैं जरूर पढ़ा दूंगा। बट मैं आपके लिए सबसे सोच रहा हूं सबसे सिंपल सा चैप्टर पहले स्टार्ट करूं विलियन। तो बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या विलियन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं विलियन होता क्या है। आपको पता होता है कि मिश्रण के बारे में, मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। ठीक, जैसे वाटर आप पानी ले लीजिए और नमक ले लीजिए, दोनों का मिश्रण आप जब बनाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे समांगी मिश्रण। लेकिन आप बालू ले लीजिए और एक पानी ले लीजिए, उन दोनों का जब मिश्रण आप देखेंगे तो दोनों अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। मैं यहां पे बात करूं दो पदार्थ आप लीजिए, कोई भी दो पदार्थ, उन दोनों पदार्थ को क्या करते हैं बच्चों मिक्स कर दीजिए। इसके बाद मिक्स करने के बाद जो समांगी मिश्रण तैयार हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं विलियन। तो मैं बोल सकता हूं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों विलियन। क्या बात क्लियर हो रही है। दो पदार्थ लीजिए, दोनों का समांगी मिश्रण तैयार करिए, इसके बाद जो विलियन जो भी सॉल्यूशन विलियन तैयार हो रहा उसी को क्या बोलेंगे विलियन। ठीक, तो विलियन के अंदर दो घटक होते हैं। फर्स्ट होता बच्चों विलेय और दूसरा कौन सा विलायक। आपको पता ही होता है कि जो विलियन बनता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट कौन विलेय, दूसरा कौन विलायक। विलेय और विलायक से मिलकर क्या बनता है विलियन। ठीक, स्टार्ट कर रहा हूं। विलियन, विलियन बच्चों क्या होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं विलियन कहते हैं। ठीक, दो पदार्थ या दो से ज्यादा पदार्थ उनका आप मिश्रण बनाइए। कैसा मिश्रण समांगी मिश्रण, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों विलियन। विलियन में कितने घटक होते हैं दो घटक। कितने, तो विलियन जो भी विलियन है वो दो घटक से मिलकर बना होता है। विलियन दो घटक से मिलकर बना होता है। विलियन दो घटक से मिलकर बना होता है बच्चों। फर्स्ट कौन सा है, पहला घटक, ये जो दोनों घटक है वो कौन से हैं, पहला क्या है विलेय, क्या विलेय, और दूसरा घटक कौन सा है विलायक। पहला घटक है विलेय, दूसरा घटक है विलायक। तो विलियन दो घटक से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वाला विलेय होता है, दूसरा वाला विलायक होता है। ठीक, अब मैं बात करूं विलेय किसे कहेंगे और विलायक किसे कहेंगे।
जैसे मान लीजिए मैं सब्सटेंस को या पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिला रहा हूं, तो एक पदार्थ घुलेगा और एक पदार्थ घोलने का काम करेगा। तो जो पदार्थ घुल रहा है बच्चों, जो डिसॉल्व हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विलेय। और जो घोलने का काम कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विलायक। ठीक, तो ये क्या होता है? घुलता है या घोलता है? यहां पे सिंपली मैं बोल दे रहा हूं, ये क्या होता है? घुलता है। ये क्या है? घुलता है। और विलायक क्या करता है? विलायक घोलता है। विलायक क्या करता है? घोलने का काम करता है। और विलायक क्या करता है? घुलने का काम करता है। दूसरा पॉइंट एक मैं बता रहा हूं यहां पे कि जो सामान्यतः देखा जाता है, जिसका मात्रा कम या जिसकी अमाउंट कम, उसे क्या बोलेंगे बच्चों? विलेय। और जिसका अमाउंट है, जिसकी मात्रा ज्यादा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? विलायक। आप लोग किस पे डिपेंड बता सकते हैं विलेय और विलायक को? मात्रा के बेसिस पे आप बता सकते हैं, अमाउंट के बेसिस पे बता सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या होता है? इसकी मात्रा क्या होता है? कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है। जबकि विलायक क्या होता है? अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में उपस्थित, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। विलायक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है बच्चों, जबकि जो विलेय होता है वो कम मात्रा में उपस्थित होता है। कम मात्रा में उपस्थित होता है, कम मात्रा में। ठीक, जैसे जैसे एग्जांपल ले लो। लेकिन ये जो बात है बच्चों, ये जो बात है वो द्रव द्रव विलयन के लिए अप्लाई होता है। किसके लिए? द्रव द्रव। जैसे उसमें विलय भी क्या है? द्रव है। और विलायक भी क्या है? द्रव। तो इस प्रकार के लिए इसमें हम लोग मात्रा देखते हैं। ठीक, या आप अगर मान लीजिए ठोस है और एक द्रव है, दो लोगों का मिश्रण आप तैयार कर रहे हैं, समांगी मिश्रण बना रहे हैं, तो उसको हम लोग किस पे देखते हैं? घोलने और घुलने के बेसिस पे देखते हैं। कौन घुल रहा है, कौन घोल रहा है, तो उसमें विलेय और विलायक हम लोग घोलने की टेंडेंसी पे देखेंगे, घोलने के आधार पे बताएंगे कि जो घुलेगा वो विलेय और जो घोलेगा उसे क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। ठीक, लेकिन अगर विलयन जो तैयार हो रहा है वो दो द्रव का मिश्रण है, तो उसमें विलेय और विलायक कैसे बताएंगे बच्चों? वो होगा मात्रा के आधार पे। जिसका मात्रा कम वो होगा विलेय, जिसका मात्रा ज्यादा वो होगा विलायक। ओके, चलिए अगला पॉइंट मैं बात करूं। अगला पॉइंट, जैसे ये किसके लिए अप्लाई होता है? द्रव 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 विलयन के लिए लागू होता है। किसके लिए? द्रव द्रव विलयन के लिए लागू होता है बच्चों। ओके, जैसे एग्जांपल मैं ले लूं यहां पे। अगर मान लीजिए आप एक ठोस है, ठोस को किसमें मिला रहे हैं? द्रव में। और क्या तैयार कर रहे हैं? विलयन तैयार कर रहे हैं। क्या तैयार कर रहे हैं? विलयन। तो हमेशा याद रखिएगा जो ठोस होगा, वो जो ठोस होगा उसे क्या बोलेंगे? क्या? विलेय। जो ठोस होगा उसे हम लोग बोलेंगे विलेय। और जो द्रव होगा उसे हम बोलेंगे विलायक। क्योंकि द्रव घोलने का काम करेगा और ठोस घुलने का काम करेगा। ये किस प्रकार का है? जब ठोस और द्रव का विलयन बनाया जाए तो उसमें ठोस होता है विलेय और द्रव होता है विलायक। लेकिन मैं बात करूं अगर द्रव द्रव विलयन की बात किया जाए, क्या? द्रव द्रव, दोनों द्रव हैं, द्रव एक द्रव विलेय है और एक द्रव क्या है बच्चों? विलायक है। एक द्रव विलेय और एक द्रव विलायक। और फिर क्या तैयार कर रहे हैं अपन लोग? विलयन तैयार कर रहे हैं। क्या तैयार कर रहे हैं? विलयन। एक द्रव विलेय है और एक द्रव विलायक है। और फिर इसके बाद हम लोग विलयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, विलयन तैयार कर रहे हैं। तो इस पे हम लोग कौन सा द्रव विलेय है, कौन सा द्रव विलायक है, वो बताएंगे किसके आधार पे?
किसके आधार पे? मात्रा के आधार पे बच्चों। किसके आधार पे? मात्रा के आधार पे। ठीक, चलिए इसका एग्जांपल बताता हूं मात्रा के आधार पे। जैसे इसका एग्जांपल ले लिया बच्चों, मैंने ले लिया, एक ले लीजिए कोई भी लिक्विड, एक वाटर ले लिया, H2O पानी, ठीक, और मेथेनॉल ले लिया CH3OH, इसका नाम मेथेनॉल है ना। मेथेनॉल और वाटर दोनों का मिश्रण ले लिया, दोनों का मिश्रण है, समांगी मिश्रण, दोनों लिक्विड फॉर्म में है। इसका अमाउंट मैंने ले लिया, इसका मात्रा 40 ग्राम बच्चों, और ये 60 ग्राम है। तो बताइए जो 40 ग्राम में है क्या वो कम मात्रा में है? ये क्या होगा? विलेय होगा। क्या होगा? विलेय। और जिसका मात्रा ज्यादा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विलायक। क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। तो जिसका मात्रा कम उसे बोलेंगे विलेय, जिसका मात्रा ज्यादा उसे हम लोग बोलेंगे विलायक। ये पहला केस था। ठीक, मान लीजिए एक बार मैंने यहां लिख दिया ये 60 ग्राम है। कितना है? इस बार ये 60 ग्राम है, और ये पानी कितना है? 40 ग्राम है। क्या है? 40 ग्राम। तो अब अगर 60 ग्राम वाले को इस बार क्या बोलेंगे? क्योंकि इसका मात्रा ज्यादा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इस बार इसे हम लोग क्या बोलेंगे? विलायक। और जिसका मात्रा कम है 40 ग्राम वाले को हम लोग इस बार क्या बोलेंगे बच्चों? इस बार इसे हम लोग विलेय के नाम से बोलेंगे। ये है विलेय। ठीक, मान लीजिए अगर दोनों का अमाउंट बराबर, दोनों की मात्रा कितना कर दिया जाए? बराबर। ये भी 50 ग्राम है और ये भी 50 ग्राम है। दोनों कितने हैं? 50 ग्राम है। और अगर दोनों 50 ग्राम कर दिया जाए तो इसमें से कौन विलेय और कौन विलायक ये हम लोग नहीं पहचान पाएंगे। क्या आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो आप क्या बताओगे कि सर इसमें से कोई भी विलेय और कोई भी विलायक हो सकता है। मतलब ये जो ये वाला है मेथेनॉल, ये भी विलेय या विलायक हो सकता है। ये भी विलेय या विलायक हो सकता है। और जो वाटर है वो भी विलेय या विलायक हो सकता है। तो जो वाटर है वो भी विलेय और विलायक हो सकता है, जो मेथेनॉल है वो भी विलेय या विलायक हो सकता है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो मैं इसमें निष्कर्ष अपने को ये पता चल रहा है कि जिसकी मात्रा कम है उसे मैं विलेय बोल रहा हूं, जिसकी मात्रा ज्यादा उसे मैं विलायक बोल रहा हूं। और एक बात और है कि दोनों का मात्रा अगर बराबर कर दिया जाए तो उसमें से कोई भी विलेय या विलायक बन सकता है। ठीक, अब एक बात आती है सांद्रता। क्या? सांद्रता। और सांद्रता के फिर हम लोग बहुत सारे पद पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रभाज, है ना, द्रव्यमान बाई द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, है ना, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत, फिर इसके बाद सामर्थ्य। इतने सब अपने को पढ़ना होता है बच्चों। बट जो इंपॉर्टेंट है वो आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जो यूपी बोर्ड का इस बार का जो पेपर आया था उस वाले पेपर में आपसे पूछा था मोलरता और नॉर्मलता के बीच संबंध स्थापित करिए। संबंध क्या होगा? और एक पॉइंट बता था मोलरता किसे कहते हैं और नॉर्मलता किसे कहते हैं। ये आया था विलियम चैप्टर से। तो डिफिनीशन आता है, बहुत ही सिंपल सा है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन हार्ड भी बनाएगा तो आप उस क्वेश्चन को जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको उतना लेवल जरूर दे दूंगा कि जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक, तो मैंने अभी आप लोग को पहचानना सिखाया, चाहे वो ठोस द्रव मिश्रण हो चाहे वो द्रव द्रव का मिश्रण हो, उसमें कौन होगा विलेय और कौन होगा विलायक, आप इतनी बातों को क्लियर कर चुके हैं। ओके, चलिए बच्चों, मैं अगला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, सांद्रता। ओके, सांद्रता में बता रहा हूं कि जैसे हम लोग एक विलेय और एक विलायक दोनों को मिला के मिश्रण तैयार किया या विलयन तैयार किया, तो उसमें जो विलेय की मात्रा है, अमाउंट है विलेय का, ओके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सांद्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांद्रता, है ना। विलेय
और विलायक, किसी भी विलयन में विलेय और विलायक के आपेक्षिक मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रता। क्योंकि जो विलयन तैयार होगा उसमें विलेय और विलायक बराबर नहीं रहेंगे, कोई एक ज्यादा रहेगा कोई एक कम रहेगा, तो उन दोनों के मात्रा में जो अंतर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सांद्रता। तो चलिए अगला जो हेडिंग है, अगला जो अपने को पढ़ना है वो बच्चों क्या है, सांद्रता। सांद्रता, ओके। सांद्रता देखते क्या होता है, विलेय और विलायक के आपेक्षिक मात्रा को, विलेय और विलायक के आपेक्षिक मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सांद्रता कहते हैं। ओके, सांद्रता कहते हैं। विलेय और विलायक की आपेक्षिक मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रता। ठीक, सांद्रता के हम लोग पढ़ेंगे टर्म, सांद्रता के पद, कौन कौन से सांद्रता अपने को पढ़ना है ना। तो मैं यहां हेडिंग डाल दे रहा हूं सांद्रता के पद। ठीक, तो हेडिंग है सांद्रता के पद। ठीक, चलिए सांद्रता के पद ये अपने को पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोलरता। क्या पढ़ेंगे, मोलरता। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। इससे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं मोलरता को। तो मोलरता को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। क्या होता है मोलरता, मैंने 1 लीटर विलयन तैयार किया, कितना, 1 लीटर विलयन। अब उसमें विलेय भी था और उसमें क्या था, विलायक भी था। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मैंने क्या किया, 1 लीटर विलयन तैयार किया, उस 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने मोल थे उसी को हम बोलते हैं मोलरता। तो यहां इसका जो डिफिनीशन बनेगा, इसका जो परिभाषा होगा वो मैं जरूर आपको बताऊंगा, और वो बताने जा रहा हूं। ये क्या है, 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा, मोलरता इक्वल टू, मोलरता बराबर क्या होगा बच्चों, मोलरता कैपिटल एम बराबर क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, अपॉन विलयन का आयतन। तो जो विलयन का आयतन होगा बच्चों वो किसमें होगा, लीटर में। किसमें, लीटर में। तो देखिएगा, अगर मैं यहां पे देखिएगा, अगर मैं विलयन का आयतन कितना कर दूं, 1 लीटर, कितना, विलयन का आयतन, ये पूरा 1 है, विलयन का आयतन कितना कर दूं, 1 लीटर, तो जो विलेय के मोलों की संख्या होगा वही क्या कहलाएगा, मोलरता। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ठीक, ये अब मैं बात करूं
इसका जो और भी आपको पता है मोल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मोल इक्वल टू होता है द्रव्यमान अपॉन अणु के लिए अणुभार से डिवाइड करेंगे, परमाणु के लिए परमाणु भार से। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग विलेय और विलायक है, ये लोग अणु ही रहेंगे, यौगिक रहेंगे, तो इसका यहाँ पे अणुभार लिया जाएगा, यहाँ पे परमाणु भार नहीं लिया जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, एक फॉर्मूला और भी होगा, कैपिटल N इक्वल टू क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मोल, मोल इक्वल टू, या मैं ऐसे लिखता हूं मोल अपॉन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किसमें बच्चों, लीटर में। अगर मान लीजिए एक बच्चा पूछ लिया सर अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें, ये आयतन किसमें लेंगे, मिलीलीटर में। अगर आप इसको आयतन मिलीलीटर में लेते हैं तो आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये है, ठीक। अगर इसको एक फॉर्मूला इसको और भी बना सकते हैं, इसमें थोड़ा सा और भी चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। मोल को क्या लिख सकते हो, मास द्रव्यमान अपॉन अणुभार, क्या लिख सकते हो, मास अपॉन मोलर मास, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या मोलरिटी का एक फॉर्मूला और बनेगा, मास m अपॉन mw, द्रव्यमान अपॉन अणुभार इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किसमें रखोगे बच्चों, लीटर में। लेकिन अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में कर दिया जाए तब, तो इसी में फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है, द्रव्यमान अपॉन अणुभार इनटू ऊपर मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया कितने से, 1000 से, अपॉन वॉल्यूम कितने में रहेगा, मिलीलीटर में रहेगा, ठीक। तो एक फॉर्मूला अपने को ये मिल गया, ठीक, कि मोलरिटी बराबर, मोलरता बराबर द्रव्यमान बटे अणुभार गुणे 1 बटे आयतन, या अगर आयतन आपको मिलीलीटर में दिया है तो द्रव्यमान अपॉन अणुभार गुणे 1000 बटे आयतन, इस बार ml में रखोगे। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जो इकाई होती है, इसकी इकाई है ना, तो इसकी जो इकाई होती है वो होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, है ना। तो लीटर को LIT लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अच्छी बात है। या ऐसे भी लिख सकते हो इसको, लीटर को ऐसे भी लिख दे रहा हूं, ठीक। तो मोल पर लीटर जो भी आप लेना चाह रहे हो, चाहे ये वाला लीटर ले लीजिए चाहे ये वाला लीटर, बात तो एक ही है, ठीक। सिर्फ ये इंग्लिश में और हिंदी में। तो ये है अपना मोलरिटी। ये देखिए मोलरिटी आपके सामने, मोलरिटी इतना ही मैंने लिखा है, मोलरिटी, मोलरता, मोलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, जो लेंगे वो लीटर में लेंगे, या मोलरता इक्वल टू मोल अपॉन आयतन, या मोल अपॉन आयतन अगर आप मिलीलीटर में लेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चूंकि मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे अणुभार, इसलिए मैं मोल के प्लेस पे, n के प्लेस पे द्रव्यमान बटे अणुभार लिख दिया, मास अपॉन मोलर मास। यहाँ आयतन से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तो मास अपॉन मोलर मास इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम, ठीक। या द्रव्यमान अपॉन अणुभार गुणे 1000 बटे आयतन किसमें, मिलीलीटर में, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो ये था बच्चों क्या, मोलरता। अगला मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, क्या बताने जा रहा हूं, नॉर्मलता, ठीक। तो चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग, नॉर्मलता देख लीजिएगा, है ना, ये थोड़ा सा, तो नॉर्मलता अब क्या है, अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मलता, ठीक। नॉर्मलता क्या होता है, इसमें भी मैंने क्या किया, 1 लीटर विलयन, इस बार भी कितना तैयार किया, 1 लीटर विलयन। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का मोल नहीं चेक करना, ग्राम इक्विवेलेंट चेक करना है, ग्राम तुल्यांक, ठीक। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है,
इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। बट अपने को इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, अपन लोग हिंदी में कैसे जानेंगे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, विलय कितना है, विलयन कितना है 1 लीटर, उसमें क्या चेक करना? विलय, विलय का मोल या ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक। अगर मोल चेक कर लोगे तो मोलरता आ जाएगा, और ग्राम तुल्यांक का चेक करोगे तो क्या आएगा? नॉर्मलता। तो इसका जो डिफिनीशन होगा बच्चों वो होगा 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की, ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता, नॉर्मलता कहलाती है। क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है बच्चों। तो मैंने क्या लिया? 1 लीटर विलयन लिया, उस विलयन में मैंने क्या लिया? विलय के ग्राम तुल्यांक, और उसी ग्राम तुल्यांक की जो संख्या थी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मलता। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला, इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा? इसका जो फॉर्मूला, तो मैं लिख सकता हूं नॉर्मलता इसका टू, नॉर्मलता बराबर क्या होगा? विलय के ग्राम, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, अपॉन विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन किस में लेंगे बच्चों? लीटर में लेंगे। किस में लेंगे? लीटर में लेंगे। तो विलयन के आयतन, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अगर मैं विलयन का आयतन 1 लीटर ले लूं, कितना ले लूं? यहाँ पे 1 लीटर ले लूं, तो अगर मैं 1 लीटर ले दूंगा तो क्या बचा? खाली विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बचा, और वो किसके बराबर रहेगा? नॉर्मलता। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता के बराबर कहलाएगा। ठीक, तो ये है नॉर्मलता। इसका जो और भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ग्राम तुल्यांक होता है बच्चों, ग्राम तुल्यांक का एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार, बटे तुल्यांकी भार, है ना। इसे इंग्लिश में वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या ग्राम तुल्यांक बराबर द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। ठीक, इसको ऐसे भी लिखेंगे, अथवा W, द्रव्यमान को किससे? W से, और तुल्यांकी भार को कैसे प्रदर्शित करते हैं? E से। तो ग्राम तुल्यांक बराबर होता है W बटे E। ठीक, ये है ग्राम तुल्यांक, W बटे E। तो क्या नॉर्मलता का फॉर्मूला पता चल गया बच्चों? हाँ, नॉर्मलता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से। कैसे? कैपिटल एन से। नॉर्मलता को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। मूलरता को कैसे? कैपिटल एम से। नॉर्मलता को कैसे? कैपिटल एन से। ओके, तो मैं बात करूं, यहां क्या हो जाएगा? नॉर्मलता का फॉर्मूला, नॉर्मलता बराबर होगा W बटे E, है ना। ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये देखिए विलय के ग्राम तुल्यांक कितने हैं? W बटे E इंटू 1 अपॉन आयतन, आयतन किसमें? लीटर में, है ना। ये हो जाएगा नॉर्मलता, द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार इंटू 1 बटे आयतन लीटर में। लेकिन अगर आपको आयतन मिलीलीटर में कर दिया जाए तो क्या, कैसे आप फॉर्मूला बनाएंगे?
नॉर्मलता बराबर होगा द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार इनटू ऊपर 1000 से आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे अपॉन आयतन किसमें बच्चों मिलीलीटर में। ये नॉर्मलता का फॉर्मूला एक और बन गया। ठीक, तो अगर नॉर्मलता आपके पेपर में पूछ लिया नॉर्मलता किसे कहते हैं, इसके फॉर्मूले के साथ आपको सूत्र के साथ बताना है। जैसे जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा उसी के हिसाब से आप लोग सॉल्व करेंगे, है ना। ये नहीं कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप पूरा पन्ना भरे जा रहे हैं। नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन उनको आता है उसके बारे में इतने डिटेल में वो लिख देते हैं कि अब क्वेश्चन 1 ही नंबर का है लेकिन उनको आ रहा है तो बहुत डिटेल में लिखेंगे। आपको ये सब नहीं करना है, नंबर देख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। नंबर ज्यादा से ज्यादा, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा लिखिए ताकि एग्जामिनर है आपको पूरा नंबर दे। और ये भी नहीं कि कुछ उल्टा सीधा जो भी पाए वो लिख दिए, गाना लिख दिए, नहीं, जो भी लिखिए सही लिखिए। जितना आपको आ रहा है उसके बारे में पता हो वो बताइए, है ना। और अगर वो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो जितना 1 नंबर का है तो आप उसमें एक पन्ना नहीं लिखेंगे, उसके बारे में जो भी परिभाषा है वो लिख दीजिए, परिभाषा या उसका सूत्र। ठीक, तो जैसे जैसे जितने नंबर का क्वेश्चन उसी के हिसाब से हम लोग बोर्ड में लिखते हैं। और अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो आप, मुझे उम्मीद है आप बोर्ड में अच्छा कुछ कर पाएंगे। क्योंकि बच्चों एक खास बात और मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को पढ़ाता हूं, है ना। आप बोलोगे मैं सीबीएसई बोर्ड में भी पढ़ा दूंगा, आप बोलोगे मैं यूपी बोर्ड में और दिखा भी रहा हूं आपको यूपी बोर्ड में पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ के पढ़ा रहा हूं, नहीं, मुझे हिंदी में आता है क्योंकि मैं यूपी बोर्ड का स्टूडेंट रह चुका हूं। मैं यूपी बोर्ड का ही स्टूडेंट था, है ना, तो अभी आपको महसूस भी नहीं होगा। और मैं सीबीएसई बोर्ड का भी स्टूडेंट था, मैं सीबीएसई से भी पढ़ा हूं और यूपी बोर्ड से भी पढ़ा हूं, है ना। इसलिए दोनों का क्या है कॉम्बिनेशन, दोनों का हाइब्रिड मिक्सचर तैयार हूं मैं, है ना। और मैं यूपी बोर्ड में अच्छा खासा नंबर लाया था, है ना, 94% के आसपास, 94-95% के बीच में था मेरा परसेंटाइल यूपी बोर्ड में जब मैं 12th क्लास में था। तो प्लीज मेरा जो सजेशन कहता, जो मैं आपको बताऊं उसको जरूर आप ग्रहण जरूर करिएगा, अमल जरूर करिएगा उस बात पे, है ना। ठीक, तो जितना पूछा जाए उतने लिखिए, गाथा आपको लिखने की जरूरत नहीं तो आपका टाइम पास, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा और आप कुछ क्वेश्चन को छोड़ के चले जाएंगे और वहां पे आपको नंबर नहीं मिलेगा, है ना। ठीक, ये था आज की सीख। अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे, फिर से वापस आ जाते हैं, है ना। तो बीच में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कैसे बोर्ड अपने करना है, क्योंकि आपका बोर्ड जल्दी आएगा, है ना बच्चों। तो ये था नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का आयतन। अगर विलियन का आयतन कितना कर दिया जाए 1 लीटर, तो बताइए जो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगा वही क्या कहलाएगा, नॉर्मलता। और ग्राम तुल्यांक का एक फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। ठीक, तो क्या W बटे E, तो क्या ग्राम तुल्यांकों के दर्प में मैं क्या रख दूं W बटे E, और नीचे आयतन तो पड़ा ही रहेगा और E भी नीचे आ जाएगा, तो W बटे E इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम, आयतन लीटर में। लेकिन अगर आपको आयतन ml में दे दिया गया मिलीलीटर में, तो आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये था बच्चों नॉर्मलता। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको इसी टाइम समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए एक चीज होता है तुल्यांकी भार। क्वेश्चन आपको पता है, क्वेश्चन में आपको W देगा, क्वेश्चन में आपको आयतन देगा, लेकिन क्वेश्चन में आपको तुल्यांकी भार नहीं देगा। तो बच्चों को तुल्यांकी भार निकालना नहीं आता है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या बताऊंगा, तुल्यांकी भार निकालना सिखाऊंगा। कैसे तुल्यांकी भार निकालना, और बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे निकालते हैं तुल्यांकी भार, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आपको बताने जा रहा हूं बच्चों क्या तुल्यांकी भार निकालना। तुल्यांकी भार ज्ञात करना। तुल्यांकी भार को कैसे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। कैसे, ई से। ठीक, ई बराबर देखिएगा, जिसका भी आपको तुल्यांकी भार निकालना, जिस भी यौगिक का, उसका आप लोग क्या लेंगे, अणुभार लेंगे। जिस यौगिक का भी आपको निकालना उसका क्या लोगे, अणुभार बटे उसका n फैक्टर, क्या
n फैक्टर, फैक्टर को फैक्टर लिखेंगे या कारक लिख सकते हो, बटे n फैक्टर। ये है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? जिसका भी तुल्यांकी भार निकालना होगा उसका अनुभार बटे n फैक्टर, या इसी को हम लोग संयोजकता कारक लिखते हैं, तुल्यांक वैलेंसी फैक्टर। क्या इसी को और बोल दे रहा हूं, क्या लिखेंगे इसी को? संयोजकता कारक भी लिख सकते हैं, अथवा संयोजकता कारक। क्या बोलेंगे? अथवा उसे क्या बोलेंगे? संयोजकता कारक भी बोल सकते हैं। ठीक बच्चों, तो तुल्यांकी भार बराबर होगा अनुभार बटे संयोजकता कारक या n फैक्टर, है ना। अब जैसे मान लो कोई अम्ल दिया है, पहले मैं आप लोग को बताऊंगा अम्ल के लिए तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं क्षार के लिए, फिर लवण के लिए। तो तीन ही मेन आपको दिया जाएगा, या तो क्षार रहेगा, या तो अम्ल रहेगा, या तो लवण रहेगा। तो चलिए इस तीनों यौगिकों में कैसे निकालेंगे तुल्यांकी भार। तो सबसे पहले किसके लिए फर्स्ट अपने को किसमें निकालना है बच्चों? सबसे पहले मैं आपको किसमें बताऊंगा? अम्ल के लिए। क्या? अम्ल के लिए तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अम्ल के लिए तुल्यांकी भार निकालना सिखा रहा हूं, अम्ल के लिए। ठीक, तो अम्ल का जो तुल्यांकी भार होगा, अम्ल के लिए जो तुल्यांकी भार E बराबर होगा, अम्ल का क्या रखोगे? अनुभार। क्या रखोगे बच्चों? अनुभार बटे, इसके बाद अम्ल किसे डिवाइड करोगे? क्षारकता से। क्या? क्षारकता से। अम्ल के लिए जो तुल्यांकी भार होगा, तुल्यांकी भार बराबर होगा अम्ल का अनुभार बटे क्षारकता। एक बच्चा बोला सर पहले ये बता दीजिए क्षारकता क्या होता है। क्या? क्षारकता, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं क्षारकता क्या होता है। क्षारकता तो मैं यहां लिख सकता हूं, क्या अम्ल क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिनको पानी में आप मिलाइए और क्या दें? H+ आयन दे। क्या दे बच्चों? H+ आयन। तो अगर आप अम्ल को पानी में मिलाएंगे तो H+ आयन बिल्कुल देगा। तो मैं वही बोल रहा हूं, कितना H+ आयन दे रहा है? निकाला गया H+ या निकाले गए H+ आयनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्षारकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारकता बोलते हैं। निकाले गए H+ आयनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारकता। जैसे कुछ अम्ल मैं आपको दे रहा हूं, आपको बताना कि इस अम्ल के लिए कितना क्षारकता होगा। फर्स्ट HCl अम्ल, दूसरा HNO3, तीसरा H2SO4, चौथा है फास्फोरिक एसिड, पांचवा है फास्फोरस एसिड H3PO3, और छठवां है H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये इतने अम्ल हैं, ये इधर अम्ल है, और इसकी क्षारकता आपको निकालनी है। क्या निकालना है? इन सब की क्षारकता, और इसी क्षारकता का नाम क्या है? n फैक्टर। ठीक, तो हम लोग अम्ल के लिए n फैक्टर को क्या बोलेंगे बच्चों? क्षारकता। इसमें कितने H+ निकलेंगे? एक ही H+ आयन है तो कितना निकलेगा? एक। HNO3 में कितना निकलेगा? एक ही निकलेगा। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन तो कितने निकलेगा? 2। अब इन तीनों की बात करें तो ये तीनों क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन तीनों में, तो क्या तीनों की क्षारकता 3 होगी? नहीं। अब आपको क्या बताना है? हाइड्रोजन जब बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व से जुड़ा होता है तो वही हाइड्रोजन निकलता है। ठीक, अगर मैं H3PO4 का संरचना बनाऊं, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसका संरचना कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक, ये P ब्लॉक में बच्चों आपको बताया जाता है, ये P ब्लॉक में आपको बताया जाएगा। तो बताइए कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? ये जो हाइड्रोजन फास्फोरस से डायरेक्ट बंधित हैं, ये अब बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बहुत ज्यादा नहीं है,
लेकिन जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है उसकी विद्युत ऋणात्मकता, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता 3.5 होती है, 3.5। और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और उसको भगा देगा, तो यहाँ से कितने H+ निकलेगा, कितने, सॉरी यहाँ पे 3H है तो 3 OH रहेगा, ये इसका स्ट्रक्चर है ना। तो S3PO3 का स्ट्रक्चर ये है, तो इसमें कितना निकलेगा, 3 OH, तो 3 हाइड्रोजन निकलेगा, तो इसमें कितने हाइड्रोजन निकलेगा, केवल 3। इसका आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो जो S3PO3 का संरचना है वो कुछ ऐसा है बच्चों, कितने हैं, 3 हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। तो एक तो P डबल बॉन्ड आपको लगाना ही लगाना है, P डबल बॉन्ड लगाना है। कितने ऑक्सीजन बचे हैं, 2 ऑक्सीजन बचे हैं, तो 2 ऑक्सीजन से 2 H जोड़ दीजिए, बाकी एक H जोड़ दीजिए, तो एक H तो नहीं निकलेगा, कितने H निकलेंगे, 2। तो इसकी जो क्षारकता होगी कितनी होगी, 2 होगी। उसी तरीके से जब इसका आप संरचना बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। सबसे पहले आप P डबल बॉन्ड O जोड़ेंगे, अब एक ऑक्सीजन गया, कितना ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन, उसको OH से जोड़ दीजिए, H से OH, बाकी 2 हाइड्रोजन बचे हैं तो 2। तो प्लीज आप इसको भी संरचना भी बनाना याद रखिएगा, है ना, सीख लीजिए यहीं पे, ताकि आपको P ब्लॉक में S3PO4, S3PO3, S3PO2 का संरचना बनाने की जरूरत ना पड़े, आपको यही याद रहे बच्चों ये। क्योंकि P ब्लॉक में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन परिवार, और नाइट्रोजन परिवार में आप फास्फोरस पढ़ेंगे और फास्फोरस की यौगिक पढ़ेंगे, और फास्फोरस की यौगिक को भी यही तीनों पढ़ेंगे, और तीनों का संरचना आपकी एनसीईआरटी में बना है, ठीक। तो प्लीज आप इसको यही याद कर लीजिए। और आपको 2 बातें यहाँ पता चल गई S3PO4, S3PO3, S3PO2 के बारे में। एक तो आपको इनकी संरचना बनाना आ गया, और दूसरा आपको इनकी क्षारकता पता चल गया। तो इसकी क्षारकता कितनी, 3, इसकी क्षारकता कितनी, 2, और इसमें कितने हाइड्रोजन निकलेगा, 1 हाइड्रोजन। तो एक बच्चा बोला सर कोई ट्रिक है क्या, बिल्कुल है। तो इसमें जो ट्रिक है बच्चों, कैसे, ऑक्सीजन की संख्या जितनी भी है दोनों तीनों में, ऑक्सीजन की संख्या उसमें से क्या 1 से घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, इनकी क्षारकता इन तीनों की आ जाएगी। जैसे इसमें कितने ऑक्सीजन है, 4, तो उसमें से घटाओगे 3 ऑक्सीजन, एक घटाओगे 2 ऑक्सीजन, एक घटाओगे 1, ठीक, ये है। और एक और भी है, तो फिलहाल उसको छोड़ दे रहा हूं। बस आप इतना याद रखिए कि अम्ल के लिए जो क्षारकता होता है वो H+ आयनों की संख्या होता है, जितना H+ आयन अम्ल देगा वही उसका क्षारकता कहलाएगा, ठीक। चलिए अब मैं क्षार के लिए बात कर रहा हूं, किसके लिए, क्षार के लिए। क्षार के लिए हम लोग क्षारकता निकालेंगे, है ना, सॉरी, क्षार के लिए तुल्यांकी भार। तो इसका जो तुल्यांकी भार होगा बच्चों क्षार का, इसका जो तुल्यांकी भार होगा वो अणुभार किसका, जिस भी क्षार का निकालना है तुल्यांकी भार, उस क्षार का अणुभार बटे, अगर अम्ल है तो क्षारकता से डिवाइड करेंगे, और अगर क्षार है तो अम्लता से डिवाइड करेंगे, किससे, अम्लता से। अब बच्चा आपसे या मेरे से जरूर पूछेगा अम्लता क्या होता है सर, क्या अम्लता, तो मैं उसको बता देना चाहता हूं कि जैसे अम्ल में क्या था, H+ आयन दे रहा था, कितना H+ आयन दे रहा था वही उसकी क्षारकता थी। तो क्षार के लिए वो कितना OH- आयन दे रहा है वो उसकी क्या होगी, अम्लता होगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, निकाले गए OH- आयनों की संख्या, निकाले गए OH- आयनों की संख्या, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसी को हम लोग बोलेंगे अम्लता, ठीक। जैसे मैं कुछ क्षार आपको दे रहा हूं, यहाँ पे मैं कुछ क्षार लिख रहा हूं और उसका मैं यहाँ पे अम्लता लिख रहा हूं, ठीक। जैसे फर्स्ट क्षार है NaOH, दूसरा है MgOH का होल ट्वाइस, तीसरा है AlOH का होल थ्राइस, ये सब है ना।
तो अगर इसमें बात किया जाए, बताइए इसमें कितने OH है, एक, तो कितना है OH माइनस आयन देगा, एक ही देगा, तो इसकी अम्लता कितनी 1। इसमें कितने OH निकालेगा, 2 OH है तो दोनों निकालेगा, तो इसका अम्लता कितना 2। इसमें कितना OH निकलेगा 3, तो इन सब की इसकी अम्लता 1, इसकी अम्लता 2, इसकी अम्लता 3। अब जैसे मान लीजिए MgOH का होल ट्वाइस, इसका तुल्यांकी भार निकालना है, किसका MgOH का होल ट्वाइस, इसका तुल्यांकी भार बच्चों निकालना है, तो इसका अणुभार आप निकाल ही लेंगे। मैग्नीशियम का जो परमाणु भार होता है कितना होता है 24, कितने ऑक्सीजन है 2, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2। इसको आप जोड़ लीजिए, 32 2 34, 34 4 38 और 38 20 58 है ना। तो इसका अणुभार आपको पता चल गया कितना 58। इसका संयोजकता कारक, तो क्षार के लिए संयोजकता कारक को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं अम्लता, और MgOH का होल ट्वाइस की जो अम्लता कितनी होती है 2, तो इसको आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 9 18, कितना आ गया 29 आ गया। ठीक, तो अब जो क्वेश्चन होगा नॉर्मलिटी, मान लीजिए इसमें नॉर्मलता निकालने को बोलेगा, तो सबसे पहले हम लोग तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। तुल्यांकी भार हम लोग निकालना सीख गए, अम्ल के लिए भी और क्षार के लिए भी। तो इसमें नॉर्मलता जो भी आपको क्या दिया रहेगा, आपको ग्राम W दिया रहेगा, है ना, उसका द्रव्यमान दिया रहेगा। तुल्यांकी भार आप x यहाँ से जो भी निकाले हैं निकाल लेंगे, और आयतन भी दिया रहेगा। अगर आयतन लीटर में दिया है तो आप डायरेक्ट रख दीजिएगा, अगर आयतन मिलीलीटर में दिया है बच्चों तो आप क्या करेंगे ऊपर 1000 रख दीजिएगा, और आप इससे फॉर्मूला सॉल्व, इसी फॉर्मूले से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। और अभी मैं आपको कराऊंगा भी कैसे सॉल्व करना है ना। चलिए, तो ये था अम्ल और क्षार के लिए तुल्यांकी भार निकालना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं किसके लिए, लवण के लिए। किसके लिए, लवण। लवण क्या होता है, ऐसे यौगिक जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं, किसको छोड़ के, लेकिन उसमें धनायन और ऋणायन H+ और OH- आयन ना हो। नहीं तो अगर धनायन के तौर पे H+ आयन होगा तो अम्ल निकल जाएगा, और ऋणायन के तौर पे उसमें OH- आयन होगा तो क्षार निकल जाएगा। तो ऐसे यौगिक जिसमें धनायन हो और ऋणायन हो, लेकिन धनायन में कौन सा छोड़ के, H+ को छोड़ के, ऋणायन में किसको छोड़ के, OH- को छोड़ के, इन्हीं दोनों को छोड़ करके बाकी और कोई भी धनायन और कोई भी ऋणायन आपस में जुड़े तो उसे क्या बोलेंगे, क्षार, लवण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, अपन लोग लवण बोलेंगे। तो लवण के लिए हम लोग क्या निकालना है, तुल्यांकी भार। तो यहाँ पे तुल्यांकी भार, तो हम लोग क्या बताएंगे, इसका अणुभार, किसका, लवण का अणुभार आप रखोगे बटे है ना। यहां पे उसके लिए आप लोग देखिएगा धनायन कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अथवा उसके ऊपर कितना ऋणात्मक आवेश है। तो मैं यहां लिख देता हूं धनात्मक आवेशों की संख्या, अथवा एक ही लीजिएगा, अथवा ऋणात्मक आवेशों की संख्या। या तो आप धनात्मक आवेश ले लीजिए या तो आप ऋणात्मक आवेश ले लीजिए। ओके, तो देखिए जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले लूं। पहला एग्जांपल है बच्चों NaCl। क्या है, NaCl टूटेगा क्या आएगा, Na+ + Cl-। ओके, अब इसका तुल्यांकी भार अपने को निकालना है। ये क्या है बच्चों, ये लवण है। क्या है, लवण। इसमें तुल्यांकी भार हमको निकालना है। तो NaCl का आप क्या रखोगे, अणुभार। किसका, NaCl का आप रख दो क्या, अणुभार अपॉन बटे क्या। अब इसके लिए जो संयोजकता कारक होगा या तो धनावेशों की संख्या देख लीजिए या तो ऋणावेशों की संख्या। तो इसमें कितना धनावेश है, 1 है, या कितना ऋणावेश है, 1 है, तो आप कितने से डिवाइड करोगे, 1। ये इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा। अगला एग्जांपल जो मैं ले लूं, दूसरा एग्जांपल है बच्चों
Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट। ये कैसे टूटेगा, चलिए पहले इसको देखते हैं टूटेगा कैसे। बताइए बच्चों, इसमें कितने एल्यूमिनियम है? 2। कितने? 2। तो पहले मैं लिखूंगा 2 एल्यूमिनियम, और आपको पता होगा एल्यूमिनियम पे कितना आवेश आता है? 3, तो +3 चार्ज लगा दूंगा प्लस। इसमें कितने सल्फेट हैं? 3, तो 3 सल्फेट लिख दूंगा। सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज? -2। कुछ इस तरीके से ये टूट जाएगा। अब अगर हमको इसका तुल्यांकी भार निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? अणुभार। क्या? अणुभार रखेंगे। अच्छा, अणुभार किसका रखेंगे? Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका क्या रखेंगे? अणुभार। बटे क्या रखेंगे? बटे क्या होगा? इस पे कितना धनावेश है? एक एल्यूमिनियम पे कितना धनावेश चार्ज है? धनात्मक आवेश कितने हैं? 3। तो 2 एल्यूमिनियम पे कितने? 6। तो अपने को दिखाई पड़ेगा टोटल धनावेश की संख्या कितनी है? 6। एक बच्चा बोला सर हम ऋणावेश से करेंगे, तो एक सल्फेट पे कितना नेगेटिव चार्ज है? कितने ऋणात्मक आवेश है? 2। तो 3 सल्फेट पे 6। तो या चाहे आप प्लस वाला 6 रख दीजिए, चाहे आप -6 वाला रखिए। आपको यहाँ चिन्ह नहीं रखना है, आपको यहाँ परिमाण नहीं रखना है, यहाँ पे आपको इसका साइन, इसका चिन्ह नहीं दिखाना है। ओके, तो ये था इसका क्षार का तुल्यांकी भार। ठीक, बोलो। तो अपने को पता चल गया अम्ल में कैसे तुल्यांकी भार निकालते हैं, क्षार में कैसे तुल्यांकी भार निकालते हैं, और लवण में किस तरीके से तुल्यांकी भार निकालते हैं। ये आपको पता चल गया बच्चों। देखिए ये अम्ल के लिए था, ये तुल्यांकी भार ज्ञात करना। फिर मैंने आपको उसके पहले क्या बताया? मोलरता बताया, और फिर क्या बताया? नॉर्मलता। ठीक, तो मुझे लगता है आपको आज का जो टॉपिक है, जो विलियन चैप्टर है, जो एनसीईआरटी में पहले सांद्रता की इकाई दिया है, सांद्रता, उसमें मैंने आपको 2 चीज समझाने की कोशिश किया। फर्स्ट है मोलरता और दूसरा है नॉर्मलता। और भी सांद्रता की इकाइयां हैं, और भी टर्म है, जैसे मोलरता है बच्चों, जैसे फॉर्मलता है, मोल प्रभाज है, द्रव्यमान प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, और ठीक, और सामर्थ्य है। एनसीईआरटी में इतने आपको दिए गए हैं, इतने सांद्रता की इकाइयां दिए गए हैं। मैंने आपके समक्ष 2 सांद्रता की इकाइयां प्रस्तुत किया, और मुझे लगता है कि आपको ये सांद्रता की जो दोनों इकाइयां मैंने आपको पढ़ाया वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल THI एजुकेशन को सपोर्ट करिए, इसके सारे वीडियोस को शेयर करिए, और ज्यादा इसके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आप भी वीडियो को देखें और आपके जो दोस्त हैं, आपकी जो पूरी फ्रेंड सर्किल है, सारे स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सकें, ताकि बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक बच्चों, ये जो वीडियो मैं बनाया हूं, ये आपको दिखाया जा रहा है कि टीचर पढ़ा कैसे है, बच्चों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो हम लोग आपके समक्ष इसलिए आ रहे हैं ताकि आप हम लोग का डेमो ले सकें। ठीक, हमारा मेन उद्देश्य यह है कि हम लोग आपके सामने जल्द ही ऑनलाइन क्लास लेकर आएंगे, और ऑनलाइन क्लास का जो एडमिशन है बच्चों वो स्टार्ट हो चुका है। वो 5 सितंबर से एडमिशन ओपन चल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या आप बोर्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप हमारे THI एजुकेशन के साथ जरूर जुड़िए। ठीक, ताकि आप बोर्ड में कुछ अच्छा कर सकें। ओके, बाय।